Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। इस समय बोनस पॉइंट की शुरुआत युद्ध की सबसे बड़ी, सबसे ताजा सुर्खियों के साथ। इजराइल ने दक्षिण लेबनान, बेरूत और ईरान में हमले किए। जी हां, हमलों का एक नया दौर शुरू हुआ है। इस वीकेंड पर खबर आई थी, इजराइल ने कहा था कि हमलों का नया दौर शुरू होगा। ईरान में नया नेतृत्व आया है, सर्वोच्च पद पर खामनेई के बेटे ने पदभार संभाला है। लेकिन अमेरिका ने दूसरी तरफ ये कहा था कि ईरान में कोई भी नेता उसकी मर्जी के बिना नहीं बैठेगा। इसके बाद नए सिरे से आप कहिए कि हमले शुरू हुए। दक्षिण लेबनान, बेरूत और ईरान में हमले किए गए। तेहरान में स्थित ऑयल स्टोरेज इकाई पर ईरान का हमला हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना की कार्रवाई हुई है। ईरान ने भी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल जवाबी हमले किए हैं। इस बीच तेल का बाजार खौल उठा है। जी हां, ब्रेंट क्रूड की कीमतें आज दिन के कारोबारी सत्र में $119 के ऊपर निकल गईं। करीब करीब $120 का स्तर छू लिया ब्रेंट क्रूड ने। जी हां, ये छुआ क्यों? ये जो उबाल आया, ये तो इसकी जो वजह थी जो थी वो युद्ध। लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तर से $4-5, $6 की हमने गिरावट देखी। उसके पीछे वजह थी G7 देशों ने फैसला लिया है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व खोलेंगे। जी हां, तेल की आपूर्ति में वो नया योगदान देंगे, आपूर्ति को बढ़ाएंगे। और इस खबर के बाद तेल के बाजार में हल्की, आप ये कहिए कि ठंडक तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, उबाल थोड़ा कमजोर पड़ा। बहरीन की ऑयल रिफाइनरी ने फोर्स मेजोर का ऐलान किया। अब तक 4 बड़े देश फोर्स मेजोर का ऐलान कर चुके हैं। फोर्स मेजोर मतलब आप ये कह सकते हैं ऐसी परिस्थिति आ गई है सामने जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कारोबार अब भगवान के भरोसे है, ऐसा माना जाता है। तब उस स्थिति में फोर्स मेजोर लगाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए जाते हैं, जो शर्तें तय होती हैं, जो रेट्स तय होते हैं, जो बिजनेस तय होता है, उन सब को नए सिरे से जाना, समझा, परखा और लिखा जाता है। युद्ध पर चर्चा करेंगे, तमाम खबरों का विश्लेषण करेंगे। खास तौर पर आज बात करेंगे बाजारों पर, क्रूड के बाजार पर, शेयर बाजार पर, रुपए मुद्रा बाजार पर, गेहूं के बाजार पर, मेटल्स के बाजार पर, तमाम बाजारों को टटोलेंगे और ये देखेंगे कहां कहां दरअसल बाजारों में बम फट रहे हैं इस युद्ध के। क्योंकि अब जो किल्लत है, अब जो महंगाई है, अब जो संकट है, वो दरअसल हमारे देश तक, हमारी जेबों तक और दुनिया भर के तमाम देशों जो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं युद्ध में, अब सब पर इनकी मार पड़ रही है। इन तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए, तमाम बाजारों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि आज 2 दिन बाद हम लोग बोनस पॉइंट कर रहे हैं। तो सर, अमेरिका और इजराइल, ईरान का जो युद्ध है अभी किस चरण में है, कहां तक पहुंचा है, एक बार इस पर चर्चा हो जाए। युद्ध का जैसा पिछले सप्ताह हमने आपको शुक्रवार को बताया था कि नया दौर शुरू हो गया, अब ये एक क्षेत्रीय जंग में बदल चुका है और जिस बात का खतरा था वो हमारे सामने दिखाई दे रहा है। पहले का सैन्य अभियान ईरान को में न्यूक्लियर ताकत को तोड़ने पर निर्भर था, लेकिन अब वो सत्ता बदलने तक और ईरान की ताकत पूरी तरह खत्म करने तक है। अगर आप सारे घोषणाओं के, डोनाल्ड ट्रंप की घोषणाओं के बिंदु जोड़ें, तार जोड़ें, तो आपको ये दिखाई देगा। हमलों के नेतृत्व में अब शीर्ष नेतृत्व जो वहाँ की IRGC है, उसका पूरा ढांचा और तेहरान का जो तेल ईंधन केंद्र है वो निशाने पर है। महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले 24 घंटों में, पिछले 48 घंटों में इजराइल के हमलों ने अब तेहरान के और ईरान के तेल केंद्रों पर हमला सीधे शुरू किया है। हालांकि ईरान ने इससे पहले मध्य पूर्व की रिफाइनरीज को निशाना बनाया था, लेकिन अब अधिकृत रूप से ईरान के जो तेल टैंकर हैं, जो तेल इंस्टॉलेशन हैं, उन पर हमला शुरू हुआ है। अमेरिका कई अलग से एयरक्राफ्ट कैरियर और हवाई संसाधन भेज रहा है। अमेरिका पूरा फोकस यह है कि ईरान की मिसाइल क्षमता को, ड्रोन क्षमता को तोड़ा जाए और जो ऊर्जा के एक्सपोर्ट से, एनर्जी के एक्सपोर्ट से जो पावर मिलती है, जो फिनांसेस मिलते हैं, उन्हें सीमित किया जा सके।
वाशिंगटन और यरूशलेम में मान रहे हैं कि लंबे समय तक जंग चल सकती है, लगातार सैन्य दबाव बनाया जा सकता है, जिससे कि ईरान जो सत्ता के एलीट है, दो अलग अलग सत्ता के केंद्र हैं, जिनमें एक पूरा केंद्र खामनेई के पास था जिनको मारा गया है, तो वहाँ पर दरार पड़ सकती है। ईरान इसके विपरीत धीमी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। उसका मुख्य लक्ष्य युद्ध जीतना नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता और मजबूती को साबित करना है, अपने को निडर दिखाना है। ईरानी नेतृत्व ने अमेरिकन अल्टीमेटम को खारिज कर दिया और ये कहा है कि एक लंबा और उबाऊ और थकाऊ युद्ध होगा, जिसके लिए ईरान तैयारी कर रहा है। ईरान की प्रतिक्रिया बड़ी स्ट्रेटेजिक है, संतुलित है, विवाद भी हैं, अंदर मतभेद भी निकलते दिख रहे हैं, लेकिन ईरान एक लंबे जंग की तैयारी कर रहा है। जो बात हमने आपसे फ्राइडे को कही थी कि ये जंग लंबी खिंच सकती है, उसके संकेत हमें अब इस नए दौर में पिछले 2 दिनों के दौरान मिले हैं और ये धीमे धीमे क्षेत्रीय जंग के तौर पर बदल रहा है। इसका जो तीसरा बड़ा एक्टर है, जिसको चौथा बड़ा एक्टर है, चौथा बड़ा प्लेयर है इस जंग का, जो कि जीसीसी है, अरब देश है, वे बेहद संयम के साथ अभी कोई बड़ी प्रतिक्रिया, सीधी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। सर, एक सवाल इस पे ये आया कि ईरान के अंदर जो नेतृत्व का संकट है, इस युद्ध को कैसे प्रभावित कर रहा है? 2 दिन पहले फ्राइडे को ईरान के भीतर कोई 2 बड़ी घटनाएं हुई, जिनसे ये संकेत गया कि ईरान की जो सैन्य कमांड है IRGC और ईरान का जो राजनीतिक नेतृत्व है, उसके बीच में मतभेद है। जैसे ईरान के राष्ट्रपति ने अपने टीवी इंटरव्यू में कहा कि वो गल्फ के देशों पर हमला नहीं करेगा, ये उचित नहीं है, वो है, लेकिन जब वो ऐसा कह रहे थे, उसी समय दुबई के ऊपर और बाकी देशों के ऊपर ड्रोन उड़ रहे थे, हमले हो रहे थे। IRGC ने उसके बाद उसका खंडन करते हुए एक तरह से कहा कि हम उन देशों को ही निशाना बना रहे हैं जो अमेरिका को जंग में मदद कर रहे हैं, इजराइल को जंग में मदद कर रहे हैं। तो ऐसा दिखता है कि IRGC जो कि रिवोल्यूशनरी गार्ड है और जो व्यवहारिक नेता हैं, वहां के पॉलिटिकल नेता, उनके बीच में एक मतभेद है। हालांकि जो वहां की क्लेरिक असेंबली है, जो वहां के धार्मिक नेताओं का समूह है, उसने खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को नया नेता चुन लिया है। खामनेई ही उनका कहना है कि खामनेई ही लीड करेंगे, यानी कि खामनेई के बाद दूसरा खामनेई है। लेकिन तमाम धार्मिक नेताओं की असहमति की खबरें भी, उनका मानना है कि किस्म का ये राजशाही जैसी परिस्थिति दिखाई देगी। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण बात जो भीतर से निकल कर आ रही है कि बमबारी के बीच में, इस जंग के बीच में जो स्थानीय लीडरशिप है ईरान की, उसको काफ़ी ताकतें दे दी गई हैं, जिससे कि वो अपने हिसाब से इस जंग को लड़ सके। तो ईरान ने पिछले 48 घंटे में जो राजनीतिक रूप से मतभेद या दरारें दिख रही थी, उन्हें भरने की कोशिश करते हुए एक नेतृत्व सामने रख दिया है। लेकिन उसके बाद भी जंग के भीतर दो तरीके के हिस्से दिख रहे हैं। IRGC के पास काफी ताकत है, उनकी अपनी अर्थव्यवस्था है, उनकी अपनी सैन्य क्षमताएं हैं, और वो इस जंग को बेहद आक्रामक ढंग से लड़ना चाहते हैं और लंबे समय तक लड़ना चाहते हैं, इस बात का इशारा है। एक और सवाल सर, कि जो देश अरब देश हैं, उनकी अभी क्या स्थिति है, चाहते ना चाहते हुए भी? हालांकि एक बड़ा ज़रूर बयान आया ईरान की तरफ से, जिसमें उसने कहा कि नहीं, गलती हुई और हम उन देशों पर अब हमला नहीं करेंगे जब तक कि वो वॉर में शामिल नहीं होंगे, और उसने अपनी तरफ से उन पर हमला करने को एक गलती माना। क्या स्थिति अब अरब देशों की है? वो गलती जो आई, उसके तत्काल बाद IRGC का बयान आ गया। और जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि जब ईरान के राष्ट्रपति ये बयान दे रहे थे, ठीक उस समय दुबई के ऊपर ड्रोन उड़ रहे थे, हमले हो रहे थे। तो इससे स्पष्ट रूप से पता चला कि ईरान के कमांड और कंट्रोल सेंटर में 2 अलग अलग हिस्से हैं। एक हिस्सा सॉरी बोल रहा है, अपॉलॉजी कर रहा है, माफी मांग रहा है, यानी राजनीतिक नेतृत्व, राष्ट्रपति टीवी पर ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ IRGC कह रहा है कि हम उन पर हमले करेंगे जिन्होंने मदद की। और उसके बाद 24 घंटे बाद सरकार की तरफ से खंडन आया, ईरान की सरकार की तरफ से कहा गया कि ईरान के राष्ट्रपति के बयान को गलत ढंग से पेश किया गया, हम इस जंग को पूरी ताकत के साथ लड़ने पर कायम है। तो यानी वो जो उम्मीद बनती दिख रही थी या जो असहमति थी, वो बंद हुई, खामनेई को नया नेता चुना गया। तो वहां से परिस्थितियां अब आ गई कि ईरान अपनी नई रणनीति के साथ आगे लड़ने की तैयारी कर रहा है। अरब देश बुरी तरह फंसे हैं। 2023 से 25 के दौरान सऊदी ने, UAE ने, कतर ने, ओमान ने ईरान के साथ रिश्ते ठीक करने की कोशिश की थी। जनवरी में भी मीटिंग हुई थी इन देशों के नेताओं के साथ कि एक क्षेत्रीय स्तर के ऊपर इसे क्षेत्रीय वार ना बन सके, ऐसा कोई टकराव ना हो, ऐसी स्थिति देखी जाएगी। लेकिन 2025 में जब पहली बार कतर के बेस पर हमला हुआ था, जो जंग का पहला दौर था, उसके बाद ये संकेत मिल गए थे अरब देशों को कि अगर कोई बड़ी जंग होती है तो उनके लिए खतरनाक बन सकती है। अभी फिलहाल सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ा असमंजस GCC के पास है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के पास है। दुनिया का सबसे प्राग्मेटिक ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है कि इसने सारी जंग के बीच अपने आप को निष्पक्ष रखते हुए, तटस्थ रखते हुए, पिछले इराक युद्ध के बाद 92 के बाद से अभी तक अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर ध्यान दिया। अभी तक
वे एक तरफ ईरान से तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका पर तरह तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग रोकी जाए, लेकिन चूंकि वो अमेरिका के एलाई हैं तो अमेरिका को खुफिया और सैन्य सहयोग भी दे रहे हैं। इनकी परिस्थिति बेहद जटिल है, वे युद्ध में शामिल भी नहीं दिखना चाहते हैं और सुरक्षा जोखिम भी बनाए रखना चाहते हैं। ये कब तक चलेगा, ये परिस्थिति कब तक बनी रहेगी, ये देखना होगा। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान जो मध्य पूर्व के देश हैं उनके ठिकानों पर अभी हमले फिलहाल कम हुए हैं, लेकिन IRGC ने इससे इनकार नहीं किया है कि वो युद्ध में मदद करने वाले देशों पर हमला नहीं करेगा। अब आते हैं सर, युद्ध का हालचाल ले लिया, अब आते हैं तेल पर। तेल आज दिन के कारोबारी सत्र में ब्रेंट का क्रूड $120 के करीब पहुंच गया। हमलों में तेल और गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी क्या अपडेट है, कहां किसने क्या कुछ ऐसा कह दिया या घटना ऐसी क्या घट गई जो कच्चे तेल में इस तरह उबाल आ गया? देखिए, अगर आप बोनस पॉइंट के नियमित दर्शक हैं तो शुक्रवार को हमने आपसे स्पष्ट रूप से बात कही थी कि तेल सबसे महत्वपूर्ण है और जो परिस्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं उसमें तेल के $100 से ऊपर जाने की संभावना है। $120 तक और $150 तक के आकलन मौजूद हैं और वही परिस्थिति पिछले अगले 3 दिनों में स्पष्ट होकर सामने आ गई। तात्कालिक तौर पर तेल महंगा क्यों हुआ, $117-120 तक क्यों पहुंचा? उसकी वजह यह कि बीते 48 घंटों में दोनों पक्षों ने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमले का निशाना बनाया। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के आगे भी हमले गए हैं, डिसैलिनेशन प्लांट या पीने के पानी के इकाइयों पर भी हमले हुए, पर तेल का इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे तौर पर दबाव में था। ये दिखाई दिया और इससे अचानक पिछले 24 घंटों में दुनिया की 20% तेल सप्लाई प्रभावित हुई। 20% ऑयल सप्लाई अगर मार्केट में नहीं है, उसकी एक वजह तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला और दूसरा होर्मुज का बंद होना है। इजराइल ने पहली बार ईरान के भीतर ऑयल सिस्टम्स पर, ऑयल टैंकर्स पर, ऑयल रिफाइनरीज पर हमला किया, जिससे तेहरान और अरबोज के करीब 4 बड़े तेल भंडारण डिपो तबाह हुए हैं और एक ट्रांसफर सेंटर जहां से तेल ट्रांसफर किया जाता था उस पर असर पड़ा है। इसमें अगई शाह और शुहेरान और शाह ऑयल डिपो हैं। इसके बाद तेहरान की रिफाइनरी में आग लगी है। दूसरी तरफ ईरान की जवाबी कार्रवाई काफ़ी बड़ी थी। अगर आप आंकड़े देखें तो कतर का रास लाफेन, सऊदी अरब का रास तनौरा, कुवैत और कतर के रिफाइनरी प्लांट उसके बाद बंद हुए, बहरीन की ऑयल रिफाइनरी, इस पर हमला हुआ। इस परिस्थिति के कारण, इस बीच होर्मुज बंद होने के कारण इराक का पूरा तेल उत्पादन बंद हो गया। यूएई में हमला हुआ तो फिजेरा में आग लगी, वहां से भी उत्पादन में बंद हुआ। और इजराइल के जो ऑफशोर के गैस प्रोजेक्ट थे और हाइफा रिफाइनरी भी थी जो हमले के दायरे में आई। होर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद जैसी स्थिति में है, हालांकि आधिकारिक रूप से बंद नहीं है, पर व्यवहारिक रूप से इंश्योरेंस प्रीमियम इतने ज़्यादा है कि कोई वहां से गुजर नहीं सकता। तो एक किस्म का फाइनेंशियल ब्लॉकेड है। उस फाइनेंशियल ब्लॉकेड के कारण तो जो 20% तेल और गैस और LNG यहां से गुजरती थी, यह परिस्थिति शुक्रवार से आज सोमवार को इसलिए बदली क्योंकि अब ईरान के तेल ठिकानों पर और ईरान की तेल इकाइयों पर सीधा हमला शुरू हो गया और इसलिए कच्चे तेल की कीमतें जो पिछले हफ्ते तक शुक्रवार तक $90 पे $85 के आसपास थी, वो अब $100 से ऊपर चली गई। खाद पोर्टफोलियो रीहेजिंग हुई, तमाम निवेशकों ने लंबे आगे के दांव लगाए और जो ताजे आंकड़े हमारे पास दिख रहे हैं उन हिसाब से हमें लग रहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में ये जो हमले दिख रहे हैं अगर ये बढ़ते रहे तो इस पर दबाव बना रहेगा। एक और सवाल सर कि आगे तेल बाजार के लिए आपको क्या जोखिम दिख रहे हैं और संभावित परिदृश्य कैसा बनता दिख रहा है? दो चीजें महत्वपूर्ण तौर पर हमारे सामने आई। जब ये तेल की कीमतें $120 के आसपास पहुंची तो हमने ये देखा कि भविष्य के परिदृश्य के तौर पर G7 देशों ने फैसला किया कि वो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से कच्चे तेल की रिलीज शुरू करेंगे और उसके बाद 120 से हमने तेल को $108-160 के आसपास आते देखा, जो गिरावट आई थी। $120 सब अप्रत्याशित थी। 1980 के बाद इतनी बड़ी तेजी बहुत असंभव सी दिखाई दे रही थी। तो जो SPR हैं, जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, उनसे रिलीज करने की तैयारी की गई है। 1 महीने तक, 30 दिन तक, 28 दिन तक SPR की रिलीज कई देशों में तेल की कीमतों को संतुलित कर सकती है, लेकिन इसके बाद भी जो नुकसान है और जो सप्लाई का शॉर्टफॉल दिख रहा है उसे पूरा करने की संभावना नहीं है। और इसलिए जो भविष्य का परिदृश्य है वो 2 तरीके के चोक पॉइंट से, एक तो तेल उत्पादन इकाइयों पर हमले और दूसरा होर्मुज से सप्लाई, इन वजहों से सीधे प्रभावित हो रहा है। तो अगर आप भविष्य के परिदृश्य पर निगाह डालें तो आपको दिखाई देगा कि
जब तक होर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलेगा, महत्वपूर्ण बात समझिए, तेल के उत्पादन की समस्या नहीं है, दो तरीके की बड़ी समस्या है। पहली समस्या यह है कि मध्य पूर्व के देशों का जितना तेल उत्पादन है उसके लिए उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तेल के कुएं तेल निकालते हैं और उसके बाद उनको बंदरगाहों पर पहुंचाकर दुनिया में सप्लाई किया जाता है। कुवैत का उत्पादन इसलिए पूरी तरह बंद हुआ कि कुवैत के पास स्टोरेज नहीं बचा और कुवैत को अपने उत्पादन में कमी करनी पड़ी। तो पहली चीज तो यह कि जब तक यह रास्ता नहीं खुलेगा होर्मुज वाला और तेल की वापस सप्लाई चेन नहीं शुरू होगी, तब तक मध्य पूर्व के देशों में तेल का उत्पादन दोबारा शुरू नहीं होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जो हमले हुए हैं रिफाइनरीज पर, जो बंद हुई हैं रिफाइनरीज, जो फोर्स मेजोर में चली गई, उन्हें चलाना लंबे समय तक के लिए मुश्किल है कि उनको रिपेयरिंग के लिए तमाम चीजों की जरूरत होगी। तो इसलिए अगर होर्मुज स्ट्रेट बाधित रहता है और ये जो ऊर्जा प्लांट हैं, जो रिफाइनरीज हैं, जैसे रास तनौरा नहीं शुरू हुई, बहरीन की रिफाइनरी जिस पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया नहीं शुरू हुई, बाप्को ने भी आज फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया, एक दूसरी बहरीन की रिफाइनरी ने। इराक का तेल उत्पादन पूरी तरह होर्मुज पर निर्भर है। इराक जितना तेल निकालता है वो सारा तेल होर्मुज के रास्ते दुनिया के देशों में जाता है, इसलिए इराक को अपना पूरा उत्पादन बंद करना पड़ा, कुवैत को अपना उत्पादन बंद करना पड़ा। तो जब तक ये रास्ता नहीं खुलता है होर्मुज वाला, जो हम पिछली बार भी आपसे बार बार कह रहे हैं, जब तक ये रास्ता नहीं खुलता तब तक ये कच्चा तेल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि रखा कहाँ जाएगा निकाल कर, और वो स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होने, और स्टोरेज अब कोई भी देश करना नहीं चाहता, कब कहाँ से कौन सी मिसाइल आकर गिर जाए, तो स्टोरेज को सीमित करने की कोशिश है। इसलिए कच्चे तेल की कीमतें $100 से डॉलर के आसपास या उसके ऊपर, उसके आसपास रह सकती हैं, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि युद्ध 2-3 सप्ताह में खत्म होगा कि नहीं होगा और कीमतें कहां तक जाएंगी। सवाल ये है कि क्या ये होर्मुज का ब्लॉकेड बहुत लंबा खुलेगा या नहीं खुलेगा। अगर वो बना रहा तो तेल की कीमतों में आप लगातार $100 के आसपास के रेंज में इन्हें घूमता हुआ देखेंगे। देखिए, इसे कहते हैं कि जो कमोडिटी की कीमत है वो मांग सप्लाई नहीं, ना तो मांग बढ़ने रही है रातों रात और ना ही सप्लाई की कोई प्रॉब्लम है, माल बन भी बरस पहुंचे कैसे, रास्ते का इशू है। तो जब तक ये युद्ध रुके ना रुके, युद्ध लंबा चले या छोटा चले, क्या हो क्या ना हो, अगर ये रास्ता नहीं खुला तो ये मान के चलिए कि कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊपर टिकी रह सकती हैं। और ये ही आप समझिए कि महंगाई को, यही आप समझिए कि स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति को पैदा कर सकती हैं। सर, तेल के बाजार के इतर, अगर हम कमोडिटी का बाजार देखें तो एल्युमिनियम की कीमतों में भी तेजी दिखी। सब जगह वार प्रीमियम आ गया शुभम, हर जगह एक तरफ से आप देखिए क्या हुआ, मैरीटाइम ट्रेड बंद है, कोई चीजें ट्रैवल नहीं कर पा रही हैं। रिस्क ये है कि दुनिया की सारी बड़ी शिपिंग लाइंस ने सप्लाईज ले जाना बंद कर दिया है। तो ये परिस्थिति शॉर्टेज से कहीं नहीं आ रही है। जैसे एल्युमिनियम देख लीजिए, एल्युमिनियम की वजह थी कि गैस की सप्लाई बंद हुई। बहरीन और कतर 2 बड़े एल्युमिनियम प्रोड्यूसर हैं मिडिल ईस्ट के, जो दुनिया के बड़े हिस्से में सप्लाई करते हैं। इन दोनों जगह गैस की सप्लाई नहीं थी और शिपिंग नहीं थी, तो दोनों के स्मेल्टर बंद हो गए। और जीसीसी देश करीब 8% सप्लाई करते हैं ग्लोबल एल्युमिनियम की डिमांड का। और हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि लंदन मेटल एक्सचेंज पर अगर आप स्टॉक्स की पोजीशन देखें तो पहले से ही डिप्लीटेड है, एल्युमिनियम की कीमतें पहले से ऊपर थी, इसलिए तुरंत एल्युमिनियम की कीमतों में गिरावट आई। और जो 2 दिन के बीच के हमले हुए, इसके बाद तो बाजार ने मान लिया कि तेल गैस की सप्लाई अभी नॉर्मल होने वाली नहीं है, क्योंकि जंग ज़्यादा गहरा रही और आगे जा रही है। चूंकि चीन में एल्युमिनियम की क्षमता पूरी हो चुकी है और नए स्मेल्टर्स में चीन निवेश नहीं कर रहा है पर्यावरण नियमों की वजह से। यूरोप में बिजली की लागत काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए एल्युमिनियम की कीमतों पर बड़ा दबाव दिखाई दिया और ये ट्रैवल करेगा आपको इक्विपमेंट्स में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, बाकी जगह दिखाई दे रहा है। एलएमई पर एल्युमिनियम की कीमतें करीब $300 से पर टन से ऊपर हैं और भारत में भी कीमतों में हमें तेज बढ़ोतरी दिखाई दी है। तो एल्युमिनियम पहली ऐसी कमोडिटी है जिसका सीधा रिश्ता इस भूगोल से है, जो कि मध्य पूर्व का भूगोल है। दूसरा, इसका सीधा रिश्ता उस गैस से है जिसके इस्तेमाल से स्मेल्टर में एल्युमिनियम बनाया जाता है। और तीसरा रिश्ता यह है कि पहले से ही बाजार में एल्युमिनियम की शॉर्टेजेस बनी हुई थी। तो इन तीनों ने एल्युमिनियम को अचानक उसमें इस कमोडिटी की कीमत में आग लगा दी पिछले 24 घंटों में। सर, गेहूं, कॉर्न, पाम ऑयल की कीमतों में भी तेजी है, यहाँ क्या कारण है? यह बेहद कठिन है और यहाँ पर 2 बड़े कारण एक साथ हमें मिलते दिखाई दे रहे हैं। एक तो मौसम का असर और दूसरा आपूर्ति का असर। गेहूं को करीब से देखें, गेहूं की कीमतें ब्लैक सी में पाले की समस्या थी और अमेरिका में सूखे की समस्या थी। इस वजह से गेहूं की कीमतें पहले से ही थोड़ी ऊपर थी। 2025 में गेहूं की जो फसल लगभग 83 करोड़ टन के आसपास है, इसलिए वास्तविक कमी नहीं है। लेकिन यहाँ भी सप्लाई के चेन टूटने के कारण
जहाज़ों के वार प्रीमियम बढ़ने के कारण गेहूं ऐसी कमोडिटी की जरा सा वार प्रीमियम बढ़ता है तो गेहूं की कीमतें जो देश आयात करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती हैं गेहूं की। तो ये जो आपूर्ति वार प्रीमियम बढ़ने के कारण दिखाई दी, परिवहन की और शिपिंग की लागत बढ़ने के कारण, इस वजह से गेहूं की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी आई। दूसरा ये कि ब्लैक सी का ट्रेड रूट भी प्रभावित हुआ, क्योंकि ब्लैक सी से जो गेहूं आता था वो बॉस्फोरस होते हुए एशिया के देशों की तरफ जाता था, वो भी रास्ता बंद है क्योंकि रेड सी, और हमने आपको पिछली बार बताया था कि दोनों चोक पॉइंट पर समस्या है, हॉर्मुज पर भी और बाब अल मंदाब वाले और रेड सी वाले रूट के ऊपर, और इसलिए इस पर हमें असर दिखाई दिया। यही स्थिति पाम ऑयल के साथ हुई। पाम ऑयल की कीमतों में भी हमने तेजी देखी। कच्चे माल की कीमत बढ़ने के बाद, कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बाद बाकी बायोडीजल की मांग बढ़ी, क्योंकि बायोडीजल में एथेनॉल मिलाया गया और उसका असर हमने साइकोलॉजिकली पाम ऑयल की कीमतों पर देखा। और इसके अलावा जो शिपिंग और कैरिंग कॉस्ट है, जो आर प्रीमियम है, वो सारी कमोडिटीज़ पर लागू होता है, तो पाम पर भी असर पड़ा। तो पाम और गेहूं दो ऐसे कमोडिटीज़ हैं जो खाद्य बाजार से आती हैं, जिनकी कीमतों में हमने पिछले 24 घंटों में इस युद्ध का सीधा असर देखा है। चलिए सर, एक इंडस्ट्री और है सर जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और जिसकी समस्याएं भी समझ लीजिए कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, वो है विमानन उद्योग। एविएशन इंडस्ट्री पर भी बड़ा संकट है। जेट ईंधन कहिए, यात्री कहिए, एयर जो मार्ग हैं वो कहिए, क्या लग रहा है आपको, हवाई यात्रा की मांग कम हो रही है या फिर ये संकट अभी एविएशन के लिए लंबा टर्बुलेंस लेकर आया है? दो बड़ी चीज़ें दिखाई दी। सबसे बड़ी चीज़ तो जेट फ्यूल की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ गई और अब और ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि शॉर्टेजेस ज़्यादा बढ़ रही हैं और जितने फोर्स मेजोर डिक्लेयर हो रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़, सरप्राइजिंग बात यह है शुभम, कि पिछले कई दशकों में हमने एक साथ सीक्वेंस में इतने फोर्स मेजोर नहीं देखे थे। और फोर्स मेजोर छोटी चीज़ नहीं है। फोर्स मेजोर का मतलब है कि कोई कंपनी किसी अप्रत्याशित व्यवस्था के कारण अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करने से मना कर देती है। ऐसे मान लीजिए कि सिंगापुर की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी पीएससी ने फोर्स मेजोर डिक्लेयर कर दिया, तो इसके बाद उसके जितने सप्लायर हैं वो सब फोर्स मेजोर डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि उनके पीछे उनका बायर खड़ा है, उसके पीछे उनका बायर खड़ा है। तो ये फोर्स मेजोर का एक चेन बनता है, उस चेन में लास्ट तक जाता है, क्योंकि मुझे आपसे गैस चाहिए, गैस से मैं इसमें एल्यूमिनियम बनाऊंगा, एल्यूमिनियम को मैं किसी एल्यूमिनियम की ऑटोमोबाइल कंपनी को सप्लाई करूंगा, तो एक सीरीज में फोर्स मेजोर बनते दिखाई दे रहे हैं। जेट के साथ यही दिक्कत है। जेट के ईंधन की कीमतें सारे बाजारों में एक साथ बढ़ी हैं, भले ही वहाँ युद्ध का सीधा असर पहुंचा हो या नहीं पहुंचा हो। तो पहली चीज़ तो ये कि जेट महंगा हुआ। दूसरा, लगभग सारी उड़ानों को जो एशिया से यूरोप की तरफ जाती हैं या मध्य पूर्व की तरफ, अफ्रीका की तरफ जाती हैं, उन्हें ये पूरा जोन छोड़ना पड़ रहा है, ईरान, इराक, इजराइल वाला। तो उन्हें नीचे से दक्षिण के साइड से जाना पड़ रहा है, सऊदी की तरफ से। तो उनकी कॉस्ट एविएशन की और ज़्यादा बढ़ी है। बीमा प्रीमियम ज़्यादा बढ़ा है विमानों के ऊपर, क्योंकि युद्ध का जोखिम है और इसलिए खाड़ी क्षेत्र के कई रूट्स पर उड़ानों की संख्या भी कम हुई है। मांग पर अभी बड़ा असर नहीं है क्योंकि डिमांड तो है, लेकिन लागत और मुनाफे पर बड़ा असर है। तो ये 1991 वाला जो खाड़ी युद्ध है, जिन लोगों को याद होगा उस समय की विमान परिस्थिति को अगर देखें, हालांकि पिछले तब से दुनिया का विमान का एविएशन उद्योग काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन उस समय भी हमने ये देखा था कि एयरलाइन उद्योग कोलैप्स कर गया था। इस वजह से नहीं कि डिमांड नहीं थी, इस वजह से थी कि जेट फ्यूल के प्राइसेस बेहद ज़्यादा थे और इंश्योरेंस की कॉस्ट बेहद ज़्यादा थी। जो लीज पर विमान लिए जाते हैं, जो रिस्क में फंस जाते हैं, जो खड़े रहते हैं, जो फ्लीट्स डाइवर्ट होते हैं, और बहुत सारे जगह हवाई अड्डों पर विमान खड़े हैं क्योंकि रास्ते बंद हैं और उड़ानें नहीं हो पा रही। सर, भारत के अगर परिदृश्य में ये स्थिति समझें, यहाँ की एयरलाइंस, यहाँ के यात्री, क्या असर हो सकता है? आज का बाजार देखिए आप, इंडिगो की के प्राइसेस देखिए। जो भी कंपनियां सीधे भारत में विमानन से संबंधित, उनकी कीमतों में तेज गिरावट आई। मोटा आंकड़ा में मिल रहा है कि हर सेक्टर पर 30 से $1 लाख तक की अतिरिक्त लागत बढ़ रही है जेट फ्यूल महंगा होने के कारण। और अगर बाकी लॉसेस जोड़ लिए जाएं जो कि ट्रैफिक डायवर्जन के कारण आ रहे हैं, ये 30 से $1 लाख विमान के साइज़ पर निर्भर करती है। अगर आप जंबो जेट लेके चल रहे हैं बड़ा तो ज़्यादा है, और छोटी अगर एयरबस 320 320 नियो जैसे एयरक्राफ्ट है तो वहाँ पर लागत कम हो सकती है। एयरलाइंस आप टिकट की कीमतें बढ़ा सकती हैं डोमेस्टिक लेवल पर भी, इसलिए आने वाले दिनों में आपको विमान के किराए में बढ़ोतरी होती दिखाई दे सकती है। या फिर अगर सरकारें उन्हें रोकेंगी तो उनकी बैलेंस शीट ब्लीड होंगी, उन्हें इसका असर झेलना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। वैश्विक तेल बाजार की संरचना में क्या बड़ा बदलाव आया है? अगर हम इस पूरे, चाहे वो एविएशन हो, क्रूड का मार्केट हो, इन्फ्लेशन हो, सबकी अगर परिस्थिति को समझें तो आपको क्या लगता है तेल बाजार की संरचना में क्या बड़ा बदलाव आया है? ये अंदर की बात है जो समझना जरूरी है कि तेल बाजार में जो तेजी आपको दिख रही है $100 की,
क्यों ये स्टिकी हो सकती है, जिद्दी हो सकती है, लंबे समय तक चल सकती है, इसकी वजह क्या है? और आप ये माने कि डोनाल्ड ट्रंप अगर दुनिया की एनर्जी व्यवस्था को अपने तरह से बदलना चाहते थे तो उन्हें यहाँ से मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पूरे तेल बाजार में है वो मार्जिनल बैरल प्रॉब्लम उसको कहते हैं। जब बाजार में मांग या आपूर्ति में थोड़ा बहुत फर्क होता है तो स्विंग प्रोड्यूसर्स अपने उत्पादन में कमी और बढ़ोतरी करते हैं। पहले ये देश परिस्थिति थी कि ओपेक देश जैसे सऊदी अरब, रूस और बाकी देश उत्पादन को कम कर देते थे जिससे कि कीमतें थोड़ी मजबूत बनी रहें। जैसे ही बाजार में ज़्यादा सप्लाई आती थी या डिमांड टूटती थी तो वो उसे स्विंग कर सकते। तो ये क्षमता ओपेक के देशों के पास है, खासतौर से सऊदी के पास है कि उसे वो अपने स्टॉक्स में ऑयल रोक लेते हैं, उत्पादन को कंट्रोल कर लेते हैं। तो यानी बाजार में जो आखिरी अतिरिक्त बैरल जाता था, लास्ट बैरल जाता था, उसका नियंत्रण ओपेक के पास था। अब स्थिति बिल्कुल उलट गई पिछले 3 दिनों में और ये बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है ऑयल के मार्केट में कि अब खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के कारण और हमलों के कारण उत्पादन नहीं हो रहा है, बंद है। रास तनौरा भी बंद है, बहरीन की रिफाइनरीज भी बंद हैं, सप्लाईज हॉर्मुज से नहीं जा रही हैं, स्टॉक्स में ऑयल पाइल अप है। कुवैत एक बड़ा प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन पूरी तरह फोर्स मेजर में चला गया। इराक एक बड़ा प्रोड्यूसर है, फोर्स मेजर में है। तो अब क्या हो रहा है कि ओपेक का उत्पादन बाजार में नहीं पहुंच रहा है। तो अब जिम्मेदारी बाजार में ज्यादा तेल पहुंचाने की किसकी है? अमेरिका की, अमेरिका के शेल प्रोड्यूसर्स की, ब्राजील की, गुयाना की, ये देश हैं। तो नॉन ओपेक देश अचानक स्विंग प्रोड्यूसर्स की भूमिका में आ गए। तो वो जो मार्जिनल बैरल का मार्केट था वो मार्केट पूरा फ्लिप हो गया, बदल गया है। और ये वो देश हैं जो अचानक उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। अमेरिकी शेल को उत्पादन बढ़ाने में 2-3 महीने लगते हैं। यह वैसी स्थिति नहीं है जैसे कि इराक या ईरान के या मध्य पूर्व के तेल कुएं हैं जहां आप उत्पादन में तुरंत बढ़ोतरी कर सकते हैं। और इसलिए ऑयल के प्राइसेस में संकट है और इसलिए तत्काल तेल की कीमतें $100 से ऊपर जाने के बाद G7 देशों को अचानक आपातकालीन बैठक करके SPR का है, जिसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, उसे रिलीज करने का फैसला करना पड़ा। तो जब तक एक पूरी खाड़ी की परिस्थिति सामान्य नहीं होती, ओपेक देश स्विंग प्रोड्यूसर की भूमिका में वापस नहीं आते, जो लास्ट का बैरल है उस पर ओपेक का नियंत्रण नहीं आता, तब तक अटलांटिक के उस पार से आने वाले तेल पर निर्भरता रहेगी। और इस वजह से बाजार में आपको एक्यूट शॉर्ट टर्म सप्लाई शॉर्टेज दिखाई देगी, जो उत्पादन कम होने की वजह से और ट्रेड रुकने की वजह से सामने दिख रही है। सर, कितने समय भारत ये तेजी रोक पाएगा कि ठीक है अगर क्रूड ऑयल महंगा होता रहे लेकिन वो पेट्रोल डीजल नहीं बनने देगा, और कंपनियां क्या करेंगी? भारत के लिए भारत कितना सस्टेन कर सकता है, इसमें 2 चीज़ें अलग अलग देखनी होंगी। शुभ में एक पहली चीज़ तो ये कि एलपीजी के प्राइस भारत सस्टेन नहीं कर सकता था क्योंकि सऊदी अरब से एलपीजी की सप्लाई आती है। देखिए हम आपको लगातार बोनस पॉइंट में बता रहे हैं, हमने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि भारत में सबसे पहले एलपीजी महंगी होगी क्योंकि भारत के पास एलपीजी का कोई रिजर्व उपलब्ध नहीं है और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी सीएनजी और एलएनजी की, कोई रिजर्व नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ने अडानी ने गैस की कीमतें बढ़ा दी, बाकी जगह गैस की आपूर्ति में कटौती शुरू हो गई। आने वाले दिनों में आपको एलपीजी में, कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर और ज़्यादा कंट्रोल होता दिखेगा। डोमेस्टिक एलपीजी थोड़ा सा सप्लाई होती रहेगी पर कमर्शियल एलपीजी में कटौती होगी। तेल के मामले में भारत की परिस्थिति थोड़ी सी बेहतर है इन 2 अलग अलग ईंधनों के कारण, और इसलिए आपको कि महंगाई का, कीमतों का दबाव यहाँ दिखाई दे रहा है। सरकार के पास अभी 50 दिन तक, जो सोर्सेज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से हमारी बात हो रही थी, 50 दिनों तक की मांग को पूरा करने के लायक ऑयल के रिजर्व, क्रूड ऑयल भी मौजूद है और जो कंपनियों के पास कमर्शियल रिजर्व होता है 15 दिन का, 20 दिन का, 30 दिन का रिफाइनरिंग के लिए, वो उपलब्ध है। तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व हालांकि भारत के उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन अगर आप उनको भी शामिल कर लें हाइपोथेटिकली, सैद्धांतिक रूप से, तो 60 से 65 दिन के तेल की कीमतों को रोकने की क्षमता भारत सरकार के अंदर है। इसलिए डीजल पेट्रोल की कीमतों में तत्काल आपको बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। लेकिन इस 1-2 महीने की विंडो के बाद अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस $100 से ऊपर रहते हैं, $110, $120 के आसपास रहते हैं या $100 ही रहते हैं और रुपए की कीमत 92-93 के आसपास रहती है, तो फिर ऑयल कंपनीज की ब्लीड काफ़ी बड़ी हो जाएगी, उनको काफ़ी नुकसान होगा और इस वजह से या तो वो नुकसान उठाएंगी या फिर सरकार को कीमतें बढ़ानी होगी। सरकार के पास क्या विकल्प हैं? अभी अगर आप अंडर रिकवरीज देखें तो IOCL, BPCL और HPCL की ठीक ठाक अंडर रिकवरीज बढ़ चुकी हैं। कच्चे तेल की कीमतें जहाँ पहुँच रही हैं $100 के आसपास। सरकार के पास विकल्प क्या होंगे? सरकार के पास एक विकल्प ये होगा कि तेल कंपनियां घाटा उठाएं और दूसरा एक्साइज में कमी की जाए, जैसा अभी 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले वियतनाम ने किया है। वियतनाम ने अपने यहाँ कच्चे तेल की कीमतों की बढ़ोतरी और इसके कारण अपने यहाँ ऑयल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की। सरकार इससे पहले ऐसा कर भी चुकी है। तो जो तात्कालिक विकल्प होगा तेल कंपनियों को नुकसान से बचाने का,
का वो ये होगा कि सरकार कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी में कमी करके उनके लिए राहत की व्यवस्था करेगी। लेकिन रिजर्व्स फिलहाल अभी 1 महीने तक सरकार को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन हाँ, राशनिंग शुरू करना, सप्लाई को कंट्रोल करना, ये सब परिस्थितियां आने वाली दिनों में दिखाई देने लगी। तो 3 ईंधन में 2 ईंधन संकट में आ चुके हैं, 2 ईंधन की कीमतें बढ़ने लगी हैं, उनकी सप्लाई शॉर्ट होने लगी, तेल पर अभी थोड़े समय के लिए राहत है। सर, एक टिप्पणी शेयर बाजार और रुपए पर, और यहाँ क्या स्थिति बनती दिख रही है? शेयर बाजारों की परिस्थिति थोड़ी ज़्यादा जटिल है इस समय। अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया के बाजार अब ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो पास ऑन कैसे हो रही हैं, किस लेवल तक पास ऑन हो रही हैं, और स्टैगफ्लेशन का खतरा वहीं से आता है। जैसे पाकिस्तान में कीमतें बढ़ गई, यूरोप में गैस की कीमतें भी बढ़ी नहीं हैं, लेकिन अगर आप यूरोप के हिसाब से, बेंचमार्क के हिसाब से देखें तो 50% की बढ़ोतरी हो गई। बाजार क्यों इस बात से सबसे ज़्यादा बेचैन है इस परिस्थिति में कि कैसे कंपनियां अपनी इस बढ़ी हुई लागत को, जो कि इंश्योरेंस की लागत है या एनर्जी की लागत है, उसे कैसे बांटना शुरू करेंगी। तो अगर हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करें तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि अगले 1 महीने, 15 दिन के अंदर तमाम कंपनियां अपनी इस लागत को बांटना शुरू करेंगी, और ये जब लागत में बढ़ोतरी होगी तो हमें फिर इससे जो सबसे बड़ा खतरा है स्टैगफ्लेशन का, वो सामने आता दिखाई देगा। $100 से ऊपर का क्रूड और गैस की आपूर्ति में कमी, ये 2 बड़ी चीज़ें हैं जिन पर आपको निगाह रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी ही परिस्थितियों से स्टैगफ्लेशन पैदा होती है इसी तरह से। और अमेरिका में भी स्टैगफ्लेशन का खतरा साफ साफ दिखाई दे रहा है, वहाँ भी WTI करीब करीब $100 के आसपास पहुँच गया है। तो अगला जो बड़ा रिस्क बाजार महसूस कर रहा है वो एक टेम्परेरी स्टैगफ्लेशन का है। वार अगर लंबा खिंचता है तो स्टैगफ्लेशन लंबी खिंच सकती है। रुपये पर दबाव स्वाभाविक था, कच्चे तेल की कीमतें इतनी ऊपर थी, RBI भी कितना सपोर्ट करता रुपये को, तो रुपये 92 के पार निकल गया। सर, एक और चीज़, अगले 6 से 8 महीने का परिदृश्य आप कैसा बनता देख रहे हैं? क्या लग रहा है अगला 1-1.5 साल कैसा बीतने वाला है युद्ध के हिसाब से, इन तमाम कमोडिटीज़ के हिसाब से? ये 2-3 परिदृश्य बनते दिख रहे हैं शुभम। अभी जो हम, हालांकि युद्ध जो है वो बहुत अभी डेवलपिंग स्टेज में है, चीज़ें स्पष्ट नहीं है, कहीं से कोई नहीं, तो तीन परिदृश्य बनते दिख रहे हैं जो स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। इस हिसाब से आप अपने भविष्य के आकलन कर सकते हैं, निवेश का फैसला कर सकते हैं। बेहतर स्थिति यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई अस्थायी युद्ध विराम हो जाए। ओमान और कतर जैसे देश इसमें मध्यस्थता कर रहे हैं, न्यूक्लियर पर और सुरक्षा सीमाओं पर समझौता बन सकता है। इसके अलावा खाड़ी देशों के जो ऊर्जा ढांचे और ऑयल सप्लाई को सुरक्षित रखने पर सहमति बन सकती है। पर इसमें बड़ा इफ ये है कि क्या इसमें होर्मुज को खोलने पर ईरान तैयार होगा, क्योंकि होर्मुज इसका सबसे बड़ा बार्गेनिंग चिप है, सबसे बड़ा बार्गेनिंग पॉइंट है। सबसे अच्छी स्थिति यह है, यहां चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी, कीमतें थोड़ा नीचे आएंगी, एक दो 3 हफ्ते में सप्लाईज को नॉर्मल होने में समय लगेगा। एक अस्थाई महंगाई प्रभावित करेगी 1 महीने तक, सप्लाई चेन नॉर्मल होने तक। दूसरा रास्ता यह है कि ठंडी और लंबी जंग, जो कि कोल्ड वार टाइप टेंशन है, सीधा युद्ध कम, प्रॉक्सीज के जरिए लड़ाई, साइबर हमले, ईरान के तमाम प्रॉक्सीज जो अरब में फैले हुए हैं, हूती और हिजबुल्लाह, वो बराबर हमले जारी रखें। इजराइल समय समय पे सीरिया, लेबनान और ईरान के ठिकानों पे सीमित हमले करता रहे। खाड़ी देश ईरान से बातचीत भी जारी रखें और अमेरिका के साथ सहयोग भी बनाए रखें। ये एक कोल्ड वार का सिनेरियो है, मध्य का रास्ता है। यहाँ आप वार प्रीमियम लगातार ऊंचे देखेंगे। इंश्योरेंस कंपनियां इस स्थिति में तेल के जहाज़ों के लिए विमानों के लिए अपने इंश्योरेंस प्रीमियम काफ़ी ऊंचे रखेंगे, क्योंकि वार चल रहा है, पूरी तरह से नहीं चल रहा है, शांति नहीं है, तो पीस नहीं लौटेगी। वार प्रीमियम ऊंचे रहेंगे तो कच्चे तेल की कीमतों में, गैस की कीमतों में, कमोडिटी की प्राइसेस हमेशा लगातार लंबे समय तक ऊंचे रहेंगे। और सबसे खराब स्थिति जिसका खतरा सामने दिख रहा है कि अमेरिका ईरान के राजनीतिक और सैन्य ढांचे पर और बड़े हमले शुरू करें। जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी है कि वो मतलब ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, ज़मीन में मिला देंगे और नए हथियार भेज रहे हैं। ईरान वापस खाड़ी देशों के ऊर्जा क्षमताओं पर और शहरों पर हमले शुरू करे, जिसका एक नमूना हमने देखा है। और फिर गल्फ देशों को जबरन इस जंग में सीधे शामिल होना पड़े और मिलकर ईरान पर के सैन्य ठिकानों पर, ईरान की सैन्य क्षमता पर, IRGC की क्षमताओं पर हमले करना शुरू करे। ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क और ज़्यादा सक्रिय होकर हमला करे। वहाँ ये परिस्थिति बेहद खतरनाक है। ऐसी परिस्थिति ये क्यों है? क्योंकि इसके बाद जो पूरा संतुलन है मध्य पूर्व का, शिया और सुन्नी का, वो डगमगा जाएगा। क्योंकि इसके बाद फिर ये जंग 2 अलग अलग धार्मिक
कम्युनिटीज़ की जंग बन जाएगी या दो संप्रदायों की जंग बन जाएगी, जिसको बनाने से गल्फ कंट्रीज बच रहे हैं। और इसलिए आप उनका संयम के साथ हुए हमले के बाद भी पलटवार उन्होंने ईरान पर नहीं किया। तो ये 3 परिस्थितियां हैं, तीनों परिस्थितियों को में से तीसरी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कच्चा तेल 120 गया है। बिल्कुल, इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कच्चा तेल 120 गया है। दूसरी परिस्थिति में आप ये मान सकते हैं कि कच्चे तेल की कीमतें 90 से $100 के आसपास के रेंज में रह सकती हैं, और अगर पहले ही हो जाए तब तो फिर संकट ही टल गया, खत्म हो गया, जंग खत्म हो गई, शांति की बात शुरू हो गई। कुछ एक खबरें और हैं युद्ध के इतर, उनको भी फटाफट हम लोग कवर कर लेते हैं। निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका ने वेनेजुला के संसाधनों पर अपना कब्जा शुरू कर दिया है। वेनेजुला से करीब $100 मिलियन यानी 10 करोड़ डॉलर का गोल्ड निकालकर अमेरिका अपने यहाँ लेकर आ गया है। अमेरिका के इंटीरियर सेक्रेटरी ने इसकी पुष्टि की है। सर, ये कितना आप अहम मान रहे हैं इस मूव को? सांकेतिक रूप से वेनेजुएला के रिसोर्सेज पर अमेरिका का नियंत्रण शुरू हो गया है। अमेरिका ने ये बात कही भी थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को उठाया था और ये कहा था कि सरकार वेनेजुएला के उनके हिसाब से काम करेगी, तब उन्होंने कहा था कि गोल्ड रिजर्व्स पर में अमेरिका का दखल होगा। तो ये जो कंपनी है मिनरवेन, इसने एक डील साइन की है ट्राइफिगुरा के साथ, जिसने आयरन ओर की सप्लाई की है और ये रिफाइन करके यूरोप में की मेटल इंडस्ट्री में रिफाइन किया जाएगा। तो जो सॉवरेन वेल्थ है, जो एनर्जी वेल्थ है या जो वैल्यूएबल वेल्थ है वेनेजुएला की, अमेरिका ने उसे लेना शुरू कर दिया है। ये इस बात की शुरुआत है। और चूंकि वेनेजुएला के पास एक बड़ा गोल्ड रिजर्व है, तो इस बात की संभावना है कि उस गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा फिर अमेरिका के पास आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, वेनेजुएला दुनिया में ब्लैक गोल्ड इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट रहा है। वेनेजुएला में सरकार के रडार से बाहर काफ़ी बड़ा गोल्ड का ट्रेडिंग नेटवर्क है, माइनिंग नेटवर्क है। अवैध रूप से जो सोना वहाँ से निकलता है और अलग जगह पकड़ा जाता रहा है। उसकी तमाम जगह अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में वो सेल होता है। तो वेनेजुएला का गोल्ड एक बेहद महत्वपूर्ण ट्रेजर है जिस पर अमेरिका की निगाहें थीं, और वो प्रोसेस अब शुरू हो गई है। दिग्गज एएमसी कंपनी ब्लैकरॉक ने कहा है कि उसके फ्लैगशिप डेट फंड में रिडम्पशन के लिए आवेदन में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए फंड निकासी पर लिमिट लगा दी है। पिछले हफ्ते इस खबर के बाद शेयर बाजार में ब्लैकरॉक के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। ये पूरा मामला प्राइवेट क्रेडिट से जुड़ा हुआ पाया गया। सर, क्या है ये प्राइवेट क्रेडिट और क्या ये मामला है पूरा? इसे आप भारत में एनबीएफसी से इसकी तुलना कर सकते हैं, जैसा भारत में एनबीएफसी का संकट आया था जब आईएलएफएस में हुआ था। प्राइवेट क्रेडिट में की परिस्थिति ऐसी होती है, इसमें ब्लैकरॉक जैसे फंड ऐसे फंड क्रिएट करते हैं जिसमें वो बैंकों को पीछे रखकर कंपनियों को सीधे क्रेडिट देना शुरू करते हैं लंबे समय के लिए, मध्यमावधि के लिए, और उसमें अच्छा रिटर्न, अच्छे इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशियल गेन करते हैं और निवेशकों को उसमें निवेश करने के लिए कहते हैं। ब्लैकरॉक इसी चपेट में आकर फंस गया। ब्लैकरॉक ने एक बड़ा फंड क्रिएट किया, उस फंड से प्राइवेट क्रेडिट देना शुरू किया और उन निवेशकों को दिया जो रिटेल निवेशक थे, और उन्होंने बाद में उस फंड से निकासी शुरू कर दी और इस वजह से ब्लैकरॉक को उस फंड से विड्रॉल रोकने पड़े। लगभग ऐसी परिस्थिति हमने देखी थी। दोनों में फर्क था, भारत में खराब कंपनियों को एनबीएफसीज ने लोन दिए थे और इसलिए वो लोन डूबे, कोलैप्स हुआ और एनबीएफसी बंद हुई। ब्लैकरॉक ने ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स को लोन दिया है जो फ्रेजाइल हैं, जो वोलेटाइल हैं, वो अपना पैसा वापस मांग रहे हैं। लेकिन इससे प्राइवेट क्रेडिट का जो मार्केट है अमेरिका में, जिसमें कई कंपनियां हैं जिनके स्टॉक्स हमने पिछले हफ्ते गिरते हुए देखे, उन सब पर सीधा असर पड़ा है और ये प्राइवेट क्रेडिट का एक बड़ा शेकअप है जो अमेरिका के वित्तीय उद्योग में हमें दिख रहा है। बिल्कुल, इसके बाद काफ़ी बाजार में गिरावट देखने को मिली और ब्लैक रॉक के अलावा ब्लैक स्टोन के शेयर में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली। सर, एक और खबर आई जो सीमेंट के से जुड़ी थी। सीसीआई का फैसला आया, करीब 8 एग्जीक्यूटिव को अलग अलग कंपनियों के जिनको दोषी पाया गया एंटी ट्रस्ट का। क्या कुछ ये मामला है, यहाँ पर क्या कुछ हुआ है? सीमेंट कार्टेल की खबर हम आपको बताते रहे हैं। अपनी शुरुआती जांच में कंपटीशन कमीशन ने ये पाया था कि भारत में सीमेंट कंपनियों ने मिलकर एक ढांचे के तहत आपस में कीमतें बढ़ाई थी और उस कार्टेल में अब जांच इस लेवल पर पहुंच गई है कि कुछ कंपनियों को इसमें स्पष्ट रूप से दोषी पाया गया। इसका असर हमें आने वाले दिनों में बाजार पर दिखाई देगा, लेकिन कंपनियों के नाम अब खुलकर सामने आ गए हैं। 3-4 प्रमुख कंपनियां हैं जिन्होंने कार्टेल बनाकर कीमतों में बढ़ोतरी की थी। बिल्कुल, डालमिया सीमेंट, दिग्विजय सीमेंट, इन कंपनियों के नाम आए हैं। ओएनजीसी का एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें 12 साल तक इन लोगों ने साठगांठ कर उसको कोलिजन बनाया था। फिलहाल बोनस पॉइंट में इतना ही। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.